दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एडिशनल आपके लिए टॉपिक्स हैं, कुछ एडिशनल करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, इसमें मैंने कुछ आपके लिए करंट अफेयर्स ऐड किए हैं 2024 के। जो हमारा सबसे पहला है इसमें, दैट इज़ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, किया गया था और चल भी रहा है अभी वो। तो उसमें हमें ह्यूमन बींग्स के जितने भी जीन्स हैं उनको स्टडी करना था, उनको आइडेंटिफाई करना था, रीड करना था। ठीक है, वह उसी के लाइन पर, उसी जैसा ही एक इंडिया ने अपना एक इंडिया का प्रोजेक्ट लाया जिसका नाम था जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, 2020 में लाया। ठीक है, किसने लाया? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लाया। और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का इनिशिएट हुआ, ठीक है, 2020 में। इसका एम क्या था? इसका एम था टू कलेक्ट एंड सीक्वेंस 10,000 जेनेटिक सैंपल्स। ठीक है, ये क्या करेगा? 10,000। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कितने जेनेटिक सैंपल्स इसने कलेक्ट करने हैं। वो हैं 10,000 जेनेटिक सैंपल्स इसने क्या करने हैं? कलेक्ट और सीक्वेंस करने हैं। ठीक है, फ्रॉम सिटीजन्स अक्रॉस इंडिया टू क्रिएट अ कॉम्प्रीहेंसिव रेफरेंस जीनोम। ठीक है, अब ये क्या करेगा? हर जगह से, ऑल ओवर इंडिया, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस, डिफरेंट डिफरेंट रीजन, डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप, डिफरेंट रेसेस, ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों को लेगा और उनका जीनोम स्टडी करेगा। ठीक है, तो 10,000 लोगों के जेनेटिक सैंपल्स लिए जाएंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा? दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी कितनी है। ठीक है, क्या हम एक ही जेनेटिक मेकअप के हैं या हम पे डिफरेंट डिफरेंट, हमें पता चल जाएगा कि साउथ के लोग कौन से रीजन से यहाँ पर आए हैं। ठीक है, क्या वो यहीं के हैं? ठीक है, क्या उनका जेनेटिक मेकअप किसी और के साथ मैच करता है? ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि हमारे इंडिया में माइग्रेशन कहाँ कहाँ से हुई है। ठीक है, आपको तो पता है कि यूरोप से लोग यहाँ आए थे, सेंट्रल एशिया से, तो यहाँ तो ट्रेड रूट था, ये ट्रेड अच्छा होता था यहाँ पर, तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते थे, ट्रैवलर्स आते थे। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पर जेनेटिक मेकअप कहाँ कहाँ का है, मिक्स है, कहाँ कहाँ से है। ठीक है, तो ये हमें पता चल जाएगा हमारे यहाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी कितनी है। और डायग्नोस्टिक मेथड्स इम्प्रूव हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि जब हम जेनेटिक सीक्वेंस उसका पढ़ेंगे, आपको पता है कि जीन्स से पता चल जाता है कि इस इंसान को क्या डिजीज़ होने वाली है। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि इस इंसान को, हम जेनेटिक्स पढ़ लेंगे, किसी मान लो रीजन की हमने जेनेटिक्स पढ़ ली, या किसी रेस या किसी कम्युनिटी की जेनेटिक्स पढ़ ली हमने। ठीक है, सीक्वेंस उसका पता चल गया, तो हमें पता चल पाएगा, हम पहले ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि इस इंसान को या इस कम्युनिटी में ये वाली डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल किसी को कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, किसी को हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, किसी को ब्रेन की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैंसर वगैरह। ठीक है, वो सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं? हम डायग्नोज, पहले से ही डायग्नोज कर पाएंगे, बिकॉज हमें जेनेटिक्स, उनके जेनेटिक्स का पता चल जाएगा कि इनके ये जीन्स हैं तो इनमें ये बेनिफिट, इनमें ये डिजीज़ हो सकती हैं, ये डिफेक्टिव जीन है इनके। ठीक है, ये डिफेक्टिव जीन है तो इनमें ये डिजीज़ हो सकती है। तो इससे जो हमारा डायग्नोस्टिक मेथड होगा, ठीक है, डिजीज़ को पता करने वाला मेथड, वो ईजी हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा, हम पहले से पता कर पाएंगे कि अगर बाई चांस कोई एपिडेमिक होता है, कोई एपिडेमिक आता है, ठीक है, कोई वर्ल्ड लेवल पर डिजीज़ आती है, तो उसमें कौन से लोग ज़्यादा इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो और डेवलपिंग पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। ठीक है, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना पाएंगे कि इस कम्युनिटी के लिए हमें ये मेडिसिन बनानी है। ठीक है, इनके लिए ये मेडिसिन इफेक्टिव रहेगी। ठीक है, कि इसको ये वाली मेडिसिन नहीं, जर्नल मेडिसिन कोई दे रहे हो, अमेरिका में डेवलप हुई मेडिसिन हम इंडिया में लोगों को देंगे तो वो उस पर काम नहीं करेगी, बिकॉज हमारा जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है। तो जीन्स से ही सब कुछ, प्रोटीन बनता है, ठीक है, केमिकल्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो बॉडी रिएक्ट करती है मेडिसिन किसके बेसिस पर? उसके जीन्स पर। ठीक है, तो इससे हम क्या कर पाएंगे? एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। ठीक है, हर कम्युनिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन, उनको किस तरीके की मेडिसिन चाहिए। ठीक है, तो हर चीज़ डिफरेंट डिफरेंट होगी, उससे क्या हो जाएगा? उससे डिजीज़ कम हो जाएंगी। ठीक है, डेथ्स वगैरह कम होंगी, डिजीज़ हम रोक पाएंगे, एपिडेमिक, ठीक है, एंड उसको रोक पाएंगे, पैंडेमिक वगैरह को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, ये है हमारे पास 10,000 नंबर्स ऑफ इंडियन हुज जीनोमिक डाटा विल बी कैटेगराइज। ठीक है, कैटलॉग्ड। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसको इनिशिएट किया है। 22 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें काम कर रहे हैं। सेकंड है एक इंडी जन इनिशिएटिव। ठीक है, इंडी जन इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया CSIR ने। ठीक है, CSIR आपको पता है, काउंसिल फॉर
साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है हमारी, ठीक है, उसने 2019 में इंडीजेन इनिशिएटिव लॉन्च किया। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसा ही है, ठीक है, उसी के अंडर है। देखो, तो द इंडीजेन इनिशिएटिव एम्स टू इनेबल जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। इससे एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी होता है कोई डिजीज आउटब्रेक कहीं पर, अगर मान लो किसी को, किसी एक कम्युनिटी में कोई एक डिजीज़, मैंने आपको बताया था हीमोफीलिया, हीमोफीलिया मैंने बताया था कि जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली है उनमें हीमोफीलिया था, ठीक है। तो वो एक एपिडेमिक था उनको, ठीक है, उनको वो डिजीज़ हो रही थी। तो अब जब हमने उनका जेनेटिक पढ़ा, उनका जीन्स को पढ़ा, तो हमें पता चला कि इनके पास एक डिफेक्टिव जीन है। तो हमने उस डिफेक्टिव जीन को निकाल कर एक नॉर्मल जीन डाली उसके अंदर, तो वो ठीक हो गए। तो यही चीज़ है कि हम क्या करेंगे, ये जो इंडीजन इनिशिएटिव के अंदर हम जेनेटिक एपिडेमोलॉजी पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या जीन्स डिफेक्टिव हैं, ठीक है, क्या डिफेक्टिव जीन्स हैं कि इनको ज़्यादा चांसेस हैं इस डिजीज़ के होने के। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा इंडीजन इनिशिएटिव के, ठीक है। जेनेटिक एपिडेमोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन यूजिंग पॉपुलेशन जीनोम डाटा, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ, ठीक है, पब्लिक हेल्थ यानी लोगों के लिए लार्ज स्केल पर अगर किसी को कोई डिजीज़ होने का चांसेस ज़्यादा हैं तो हम रोक पाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि कौन से रीजन के लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं, कौन से रीजन के लोगों को कैंसर वगैरह ज़्यादा हो रहा है, कौन की उसका रीज़न क्या है, ठीक है, कौन से रीजन के लोगों को ब्रेन प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता चल जाएंगी थ्रू द जीन्स। हम जब उनके जीन्स स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रीज़न क्या है, ठीक है। तो हम फिर कुछ उसमें सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। इट बेंचमार्क्स द स्केलेबिलिटी ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग एंड कंप्यूटेशनल एनालिसिस एट ए पॉपुलेशन, ठीक है। तो हम जीनोम सीक्वेंसिंग को फिर उसको यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। हमें पता चल जाएगा कि फ्यूचर जनरेशन्स में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हम उसको स्केल कर सकते हैं, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे तो अच्छे से एनालिसिस करेंगे थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह से। तो जीनोम को स्टडी कर हम अच्छे स्कीम्स बनाएंगे, ठीक है, डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन वगैरह, ठीक है, कुछ प्रिवेंटिव जो मेजर्स होंगे उनको बना पाएंगे। तो ये हमारा जो है, ये है हमारा इंडीजन इनिशिएटिव, इसका ये बेनिफिट होगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, कैरी आउट होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ इंडियंस, ठीक है। इसमें हम होल जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे इंडियंस की। आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि इंडीजन इनिशिएटिव क्या है आपके लिए। अगर आपको डायरेक्टली करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ इंडीजन इनिशिएटिव, तो आपको ये पता होना चाहिए इंडीजन इनिशिएटिव है क्या चीज़ है, ठीक है। इस एम क्या है, एम्ड एट स्टडिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियंस, ठीक है। इसमें डाइवर्सिटी ऑफ इंडियंस पता चलेंगे कि क्या इंडियंस को अलग अलग मेडिसिन की ज़रूरत है, क्या उनके जीन्स अलग अलग हैं, तो उस हिसाब से हम उनको मेडिसिन देंगे। एंड इट इम्पैक्ट ऑन लाइफस्टाइल, ठीक है, उसके जीन्स से उसके लाइफस्टाइल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये सब हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके जीन्स दैट इज़ इनहेरिटेड, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसमें हेल्प करेगा हमें। फिर उससे हम क्या बना पाएंगे, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना पाएंगे, ठीक है। उन्हीं के लिए जो जैसी मेडिसिन उनको रिक्वायर्ड है वैसी ही उनके लिए हम बना देंगे। तो ये आप इसको अच्छे से याद रखना। फिर है हमारे पास एक है इंसाकॉग एंड जीनोमिक सर्विलांस। आपको पता है कि कोविड-2 जो वायरस था, इंडियन सार्स कोविड-2 जो जीनोमिक कंसोर्शियम है जिसको हमने इंसाकॉग बोला, वो क्या कर रहा है, वो प्ले कर रहा है क्रूशियल रोल, किसमें, जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहा है। इसका जीनोम जो हमारा कोविड-19 था उसके जीनोम को भी स्टडी कर रहा है, ठीक है, उसको मैप कर रहा है। क्या पता करने के लिए कि उसमें म्यूटेशंस कैसे हो रही हैं। म्यूटेशन का मीनिंग होता है चेंजेस, म्यूटेशन कैसे हो रही हैं, ठीक है, और अंडरस्टैंड द स्प्रेड ऑफ द वायरस, ठीक है, और उससे पता चल पाएगा कि ये वायरस कैसे स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, क्यों जल्दी जल्दी इसमें म्यूटेशन हो रही है। तो हम वो चीज़ पकड़ पाएंगे कि म्यूटेशन कैसे हो रही हैं, क्यों इतनी जल्दी हो रही हैं। तो जब वो चीज़ हमें पता चल जाएगी तो उससे हम क्या कर पाएंगे, वायरस का स्प्रेड रोक पाएंगे, और हम क्या कर पाएंगे, वैक्सीन डेवलप कर पाएंगे उससे। तो इनिशिएटिव हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट, ठीक है। आपको पता है कि वायरस में प्रॉब्लम यही होती है कि वायरस जो होते हैं वो जल्दी म्यूटेट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप याद रखना कि वायरस के पास RNA होता है, ठीक है, एक होता है DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसके राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसके अंदर एक ही स्ट्रैंड होता है, बट DNA के अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, DNA के अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। DNA 2 स्ट्रैंड्स, RNA सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। ये DNA बन गया, ठीक है, ये DNA बन गया। अगर हमने इसको RNA बनाना है, हम क्या करेंगे, इसका ये वाला हटा देंगे, ठीक है,
तो हम सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड, आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। तो आरटीपीसीआर मैंने बताया था ना आपको, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो हम उसी इसको टेस्ट करने के लिए हम इसको हम ले लेंगे, मैंने पीसीआर में बताया था आपको, ठीक है। एक सैंपल जो हमारा डीएनए होता है तो उसको हम क्या कराते हैं, कॉपीज़ बनाते हैं उसकी, तो इसी के थ्रू हम आरएनए, अभी हम पढ़ेंगे आरटीपीसीआर क्या होता है। तो वैक्सीन डेवलपमेंट में हमें इसकी हेल्प हो जाएगी, और मैनेजिंग जेनेटिक डिजीज़, और हमें जो जेनेटिक डिजीज़ वगैरह अगर कोई होनी हो तो उससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा इंसाकॉग, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, बाई चांस कभी कभी पूछ ले कि क्या है ये इंसाकॉग। टू असेस सार्स कोविड 2 वेरिएंट्स इन इंडिया, हमें पता चल जाएंगे कौन कौन सा वेरिएंट है। अभी आपको पता है कि न्यूज़ में आता रहता है ये वेरिएंट आ गया, ये वेरिएंट आ गया, तो वो कैसे पता चल रहा है, वो हम उसका आरएनए को स्टडी कर रहे हैं, तो वो है इंसाकॉग, ठीक है। फिर है हमारे पास इज़ बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री स्कीम, ठीक है। बायो मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या होगा, बायो मैन्युफैक्चरिंग, आई होप आपको चीज़ें पता होगी। बायो मीन्स समथिंग विच इज़ बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायो जो चीज़ नेचर से हमें मिल रही है वो डिग्रेडेबल है, यानी वो जल्दी ही इन्वायरमेंट में घुल मिल जाएगी, ठीक है। वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, इन्वायरमेंट में ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट ने 2024 में क्या किया है कि अनाउंस्ड इन द इंटरिम बजट ऑफ 2024-25, ठीक है। आपको पता है इंटरिम बजट आया था फरवरी में, ठीक है। तो उसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया क्या, बायो मैन्युफैक्चरिंग, क्या ये स्कीम है, दिस स्कीम बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एम्स टू प्रमोट बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्रीज, ठीक है। बायो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कि द इनिशिएटिव फोकस ऑन डेवलपिंग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग का मीन्स ऐसी चीज़ों को बनाया जाएगा जो बायोडिग्रेडेबल होंगी, ठीक है। वो इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगी, वो डिग्रेड हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, फिर बायो प्लास्टिक्स, ठीक है, बायो फार्मास्यूटिकल्स एंड बायो एग्री इनपुट्स, ठीक है। तो जो आपको पता है प्लास्टिक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए वो इन्वायरमेंट के अंदर रह सकते हैं हमारी, वो डिग्रेड ही नहीं होते हैं, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम ऐसा प्लास्टिक बनाएंगे जो बायोडिग्रेडेबल होगा, ठीक है। फार्मास्यूटिकल, ऐसी मेडिसिन बनाएंगे जो डिग्रेड हो जाएंगी, ये नहीं कि वो प्रॉब्लम्स कर रही हैं, ठीक है। यहाँ से एक इंसान ने वो खाई, फिर वो दूसरे में किसी और एनिमल के अंदर, फिश के अंदर चली गई, किसी एनिमल के अंदर चली गई, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम्स कर रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बायो फार्मास्यूटिकल, ठीक है, और बायो एग्री इनपुट्स, ऐसे एग्रीकल्चर इनपुट्स जैसे पेस्टिसाइड वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह बनाएंगे जो एक बार यूज़ किए और फिर वो डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है, और वो प्रॉब्लम ना करें आगे, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम ना करें, ठीक है। आपको पता है एल्गल ब्लूम एक होता है, एल्गल ब्लूम का रीज़न यही है कि जो हम अपने एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर्स वगैरह लगाते हैं तो उनकी वजह से ये प्रॉब्लम सब होती है, ठीक है। तो देयर बाई प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स, तो हमें क्या मिल जाएंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव मिल जाएंगे, एंड ट्रांसफॉर्मिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैराडाइम, ठीक है। तो हम जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी है वो चेंज हो जाएगी, अब वो नॉन डिग्रेडेबल से बन जाएगी बायोडिग्रेडेबल, हर चीज़ हम बायोडिग्रेडेबल बनाएंगे। तो ये है बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री, ठीक है। तो प्रमोटिंग ग्रीन ग्रोथ, ठीक है, विकसित भारत जो हमारा बजट आया था उसका उसने क्या बोला, प्रमोटिंग ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन का मीनिंग आपको पता ही है कि जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो। तो एक न्यू स्कीम ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री विल बी लॉन्च टू प्रमोट ग्रीन ग्रोथ, ठीक है, प्रोवाइड इन्वायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव सच एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, सब कुछ, ठीक है। तो यही है सब कुछ, ठीक है। इसमें रीजेनरेटिव प्रिंसिपल भी होगा। ये रीजेनरेटिव मीन्स हम क्या कर पाएंगे, रिसाइकल कर पाएंगे चीज़ों को, रिसाइकल, ऐसी चीज़ें बनाई जाएंगी जो रिसाइकल कर पाएँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एक, हमने 2013 में एक मैप माई जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ठीक है। मैप माई जीनोम प्रोजेक्ट ये प्रोवाइड करता है जीनोमिक बेस्ड हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है, जीन्स के बेसिस पर, वही सेम इंडिजन इनिशिएटिव, ठीक है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट वही सब सेम है इसके अंदर भी, ठीक है। जीनोमिक्स बेस्ड हेल्थ केयर सर्विस इंक्लूडिंग जेनेटिक टेस्टिंग, हेल्थ चेक्स, कोविड-19 टेस्टिंग, दिस प्रोजेक्ट एम्स टू प्रमोट हेल्थ केयर थ्रू पर्सनलाइज जीनोमिक्स, ठीक है, सेम है, ठीक है। मैप माई जीनोम प्रोजेक्ट, इंडिजन इनिशिएटिव, सबका काम एक ही है कि पर्सनलाइज्ड जीनोमिक्स, जीन्स को स्टडी किया जाए और अच्छे मेडिसिन डायग्नोस्टिक चीज़ें बनाई जाएँ, ठीक है। हमारी इंडिया के अंदर बायो इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है, ठीक है, बायो इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है, इंडियाज़ बायो इकोनॉमी हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली, ठीक है, फ्रॉम $10, ठीक है,
$10 बिलियन 2014 में हमारे यहाँ पे जो बायो इकोनॉमी थी वो $10 बिलियन की 2014 में थी। अब हमारे यहाँ $130 बिलियन की 2024 में हो गई है, ठीक है। इंडिया इज़ नाउ अमंग द टॉप 10 बायो मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। ग्लोबली हम टॉप 12 में आ रहे हैं इस टाइम बायो मैन्युफैक्चरर्स में। द गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया आपको पता है, ठीक है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये आपके हम स्कीम्स वगैरह में, ठीक है। और आपका इकोनॉमी का जो पार्ट है उसमें हम कवर करेंगे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब क्या चीज़ें। एम टू डेवलप इंडिया एज ए लीडिंग बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग हम, ठीक है। तो बायो इकोनॉमी, जब मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, जो स्टार्टअप इंडिया है, ठीक है, ये कुछ स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे इंडिया के अंदर ही सब कुछ मैन्युफैक्चर हो, हम बाहर से कुछ ना लाएँ, ठीक है। तो मेक इन इंडिया, ठीक है। स्किल इंडिया, इंडिया के लोगों को स्किल करना है, उनको स्किल्स सिखानी है नई नई, सो दैट हमें बाहर से वर्कर्स वगैरह, बाहर से रोबोट्स वगैरह में मशीन्स ना मंगानी पड़े। और स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। तो इन सब के अंदर हमारी इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि हम इंडिया के अंदर सब कुछ बायो मैन्युफैक्चर करें। तो ये सब चीज़ें हमारी बायो इकोनॉमी। अब बायो फार्मास्यूटिकल तो आपको पता है मेडिसिन, तो बायो फार्मास्यूटिकल, तो उसमें क्या हम इंडिया में जो बायो फार्मास्यूटिकल है उसमें भी अच्छी ग्रोथ हुई है, ठीक है। विद इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन, हमने कोलैबोरेट किया काफ़ी कंट्रीज़ के साथ, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अलाइंसेस टू इन्हांस वैक्सीन प्रोडक्शन। आपको पता है कि कोविड-19 के टाइम हमने काफ़ी के साथ हमने कोलैबोरेट किया था वैक्सीन प्रोडक्शन में। जैसे हमने वैक्सीन दी भी थी लोगों को। द कंट्री कॉन्टीन्यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल हेल्थ केयर, जैसे थ्रू इनिशिएटिव लाइक वैक्सीन मैत्री, ठीक है। हम वैक्सीन, हमने कोविड-19 की वैक्सीन हमने जितनी भी लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज थी, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, उनको दिया। अंडर कौन सी स्कीम? वैक्सीन मैत्री होता है फ्रेंड, ठीक है। तो वैक्सीन हम दे रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके लिए। चलो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए फार्मास्यूटिकल, आपको आ भी सकता है, मे बी नहीं आ सकता है क्वेश्चन इससे, तो चलो आपके लिए नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट था। दूसरी चीज़ है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ बायो रेमीडिएशन, ठीक है। बायो रेमीडिएशन क्या होता है? बायो मीन समथिंग विच इज़ लिविंग। रेमीडिएशन मैंने आपको बताया था, रेमीडिएशन का मीनिंग होता है कुछ सॉल्यूशन करना, कुछ ठीक करना, रेमेडी, ठीक है, किसी चीज़ की। तो ये है बायो रेमीडिएशन, आपको पूछे जा सकता है। बायो रेमीडिएशन क्या है? बायो रेमीडिएशन एक प्रोसेस है दैट यूजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है, बैक्टीरियाज वगैरह को, ईस्ट को, एल्गा वगैरह को, फंजाई को यूज़ कर क्या करता है? प्लांट्स को यूज़ करता है, या माइक्रोबियल या प्लांट इंजाइम्स को यूज़ करता है। क्या करने के लिए? डिटॉक्सीफाई करने के लिए, ठीक है। जो टॉक्सिक हैं उसमें कहीं पर भी उनको डिटॉक्सीफाई करना, उन टॉक्सिक्स को बाहर निकाल लेना, डिटॉक्सीफाई, और रिमूव पॉल्यूटेंट्स, और पॉल्यूटेंट्स को निकाल लेना फ्रॉम द इन्वायरमेंट में आपको पता है कि पॉल्यूटेंट्स होते हैं सॉइल के अंदर होते हैं, ठीक है। सॉइल के अंदर होते हैं, हमारे ओशंस में हो जाते हैं, लेक्स में होते हैं, ठीक है, रिवर्स में होते हैं। तो ये सब, इन सब जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं उनको निकाल लेना, ठीक है, इन सब चीज़ों से, उसको हम कहते हैं बायो रिमीडिएशन, ठीक है। इट इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव environment friendly method used to treat contaminated soils. Contaminated means something which is जो ख़राब हो चुकी है, ठीक है, जिसको हम यूज़ नहीं कर पाए, नॉर्मल यूज़ नहीं कर पाते, तो उसको कहा कंटेमिनेटेड सॉइल्स को अगर साफ़ करना है तो हम बायो रेमीडिएशन कर सकते हैं। वाटर अगर गंदा हो गया है उसको बायो रेमीडिएशन से साफ़ कर सकते हैं। एयर को हम बायो रेमीडिएशन से साफ़ कर सकते हैं। तो आपके लिए अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे, बायो रेमीडिएशन इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करना, किसको यूज़ करके? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, माइक्रोबियल, ठीक है, या प्लांट इंजाइम्स को यूज़ कर उनमें से पॉल्यूटेंट्स को निकाल लेना। फिर है फाइटो रेमीडिएशन। फाइटो आई थिंक आपको पता हो, फाइटो का मीनिंग होता है प्लांट, फाइटो होता है समथिंग विच कैन, जो फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो फाइटो आप वहाँ से देखते हो कि प्लांट, जब हम प्लांट को यूज़ करेंगे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को निकालने के लिए, उसको कहेंगे फाइटो रेमीडिएशन एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली बायो रेमीडिएशन प्रोसेस है, ठीक है, जो क्या यूज़ करता है? प्लांट्स को क्या रिमूव करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, डिस्ट्रॉय कंटेमिनेंट इन सॉइल, जो सॉइल के अंदर जो भी पॉल्यूटेंट्स वगैरह होंगे उनको निकालने के लिए, हैवी मेटल्स वगैरह, ठीक है,
तो जो सॉइल के लिए ख़राब होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं। सॉइल, जैसे सॉइल ख़राब होगी, वाटर ख़राब हो गया, एयर गंदा हो गया, तो उन सबको साफ़ करने के लिए हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं। दिस टेक्निक टेक्स एडवांटेज ऑफ द नेचुरल प्रोसेस प्लांट्स का और देयर एसोसिएटेड माइक्रोब्स टू डिटॉक्सिफाई पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट। ठीक है, काफ़ी प्लांट्स होते हैं जिनका काम ही यही होता है कि सॉइल को डिटॉक्सीफाई करना, एयर को डिटॉक्सीफाई करना, ठीक है, वाटर को डिटॉक्सीफाई करना। तो ये उन प्लांट्स को हम यूज़ करते हैं और हम अपना फाइटो रेमीडिएशन अपने प्लांट्स वगैरह, सॉइल वगैरह को साफ़ कर लेते हैं। फिर है बायो ऑगमेंटेशन। ठीक है, बायो ऑगमेंटेशन का मीनिंग क्या हुआ? ऑगमेंटेशन का मीनिंग होता है किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना। ऑगमेंटेशन जो में होता है उसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना। तो बायो ऑगमेंटेशन भी एक बायो रिमीडिएशन ही है, टेक्निक है। उसमें क्या करते हैं? दैट इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम क्या करेंगे? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेमिनेटेड सॉयल, वाटर के अंदर डाल देंगे जिसको साफ़ करना है, into a contaminated environment to accelerate the degradation of pollutants। ठीक है, तो अगर हमें बढ़ाना है, स्पीड बढ़ानी है कि जल्दी जल्दी हमारा पानी या जल्दी जल्दी हमारी सॉइल साफ़ हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको ज़्यादा, उसकी क्वांटिटी वहाँ पर बढ़ा देंगे। तो उसको कहा, इसीलिए इसका नाम रखा बायो ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन मीन्स इंक्रीज़ करना, तो इसीलिए इसका नाम रखा बायो ऑगमेंटेशन। इस टेक्निक में क्या होता है? दिस टेक्निक इज़ यूज टू इन्हांस द एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल कम्युनिटी। ठीक है, अबिलिटी टू ब्रेक डाउन कंटेमिनेंट्स। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है? जो हमारे पहले से वहाँ पर जो माइक्रोबियल कम्युनिटी होती है, तो उसको बढ़ाया जाता है। उससे वो जल्दी जल्दी आप जो कंटेमिनेंट्स होंगे, पॉल्यूटेंट होंगे, उनको ब्रेक डाउन कर लेगा। ठीक है, और देयर बाई इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ बायो रेमिडिएशन प्रोसेस। ठीक है, तो इससे बायो रेमिडिएशन प्रोसेस जो होगा वो ईजी हो पाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होती है बायो ऑगमेंटेशन की? सॉयल रिमीडिएशन, सॉयल को साफ़ करना, क्लीन अप कंटेमिनेटेड सॉयल। ठीक है, फिर वेस्ट वाटर को साफ़ करना, इन्हांस द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वेस्ट वाटर। ठीक है, वेस्ट वाटर यानी अगर आपको मान लो किसी इंडस्ट्रीज़ से वेस्ट वाटर आ रहा है, ठीक है, अर्बन एरिया से वेस्ट वाटर आ रहा है, वो कंटेमिनेटेड होता है। आपको पता है कितनी चीज़ें उसके अंदर डंप की जाती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ से कितना गंदा पानी आता है जिसके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं, और उन लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ वाले, वो डायरेक्टली हमारे रिवर्स में डंप कर देते हैं। जो रिवर साफ़ होती है, जैसे यमुना हो गया, यमुना के अंदर कितना ज़्यादा देखो जो पॉल्यूटेंट्स हैं, तो उनको साफ़ करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यही बायो ऑगमेंटेशन ही करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? यही मेथड अपना रही है, प्लांट्स लगा रही है उसके बैंक्स पर। ठीक है, उसको यही माइक्रोबियल एक्टिविटी कर कर उसको साफ़ करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, उस वेस्ट वाटर को पहले ट्रीट किया जाता है, साफ़ किया जाता है, फिर डंप किया जाता है रिवर के अंदर। ठीक है, फिर ग्राउंड वाटर रेमीडिएशन, ग्राउंड वाटर को अगर साफ़ करना है, कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर, तो उसको हम क्या कर, जैसे हाइड्रोकार्बन वगैरह होंगे, क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट्स, पेस्टिसाइड वगैरह उस ग्राउंड वाटर के अंदर चले जाएंगे, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे? बायो ऑगमेंटेशन का मेथड अपनाएंगे। अब एक केस स्टडी है, बायो ऑगमेंटेशन कहाँ पर यूज़ किया जाता है। मैंने आपको पहले भी लास्ट क्लास में बताया था कि ऑयल स्पिल जो होता है, ठीक है, ऑयल मान लो लीक कर गया ओशन के अंदर, जब ट्रांसपोर्ट कर रहे थे उसको, तो हम उसको उसमें भी बायो ऑगमेंटेशन ही यूज़ करते हैं। जैसे ऑफ शोर एरियाज़ कंटेमिनेटेड बाय ऑयल स्पिल्स। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, जैसे जो हाइड्रोकार्बन को डिग्रेड कर देता है बैक्टीरिया, जैसे एल्केनी बोरॉक्स और सूडोमोनास जो स्पीशीज़ होते हैं 2, तो ये क्या करते हैं? ये वे उस ऑयल को खा लेते हैं ये। ठीक है, ऑयल को खा लेंगे और वो ऑयल उधर से ख़त्म हो जाएगा, और उससे जो हमारे मैरीन लाइफ होती है, मैरीन एनिमल्स होते हैं, उनकी लाइफ बच जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारी बायो ऑगमेंटेशन। ठीक है, सक्सेसफुल डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ऑयल पोल्यूशन लेवल और मिनिमल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो ये है आपका बायो ऑगमेंटेशन। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ठीक है, मैंने आपको कुछ बताया था GMOs क्रॉप। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जब हम कोई लॉन्च करते हैं, ठीक है, जब GMO क्रॉप्स हम बनाते हैं तो उसको अप्रूव कौन करता है? ठीक है, उसको अप्रूव कौन करता है? तो उसको अप्रूव करता है ये कमेटी, इसका नाम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ठीक है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? अप्रूवल ऑफ एक्टिविटीज़ जिसमें लार्ज स्केल यूज़ ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट्स वगैरह इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ्रॉम एन इन्वायरमेंट सेफ्टी परस्पेक्टिव। ठीक है, तो क्या वो चीज़ आप जो रिसर्च कर रहे हो,
किसी चीज़ को GMO मतलब उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है, उसको इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हो कुछ चीज़, तो क्या वो इन्वायरमेंट के लिए ख़राब तो नहीं है? तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा इन्वायरमेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर अप्रूवल ऑफ रिलीज ऑफ GMOs जेनेटिकल इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और प्रोडक्ट्स इनटू द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल्स, ठीक है। तो बीटी ब्रिंजल मस्टर्ड, ठीक है, GMO मस्टर्ड ब्रिंजल जो है बीटी ब्रिंजल, तो GEC ने उसको हैज़ बीन इन्वॉल्व इन अप्रूवल एंड रेगुलेशन ऑफ बीटी ब्रिंजल, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंस आपको पता है, मैंने आपको बताया था बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल, ठीक है। एक चीज़ आपके लिए है वहाँ पर, एक मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है बीटी का मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था, उसका बीटी का मीनिंग था बैसिलस थ्यूरी जेनेसिस, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है जिससे हम इसको बैसिलस थ्यूरी जेनेसिस जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर एक प्रोटीन होता है, जीन होता है, उसका नाम होता है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जीन ही बनाता है उसको, उसका नाम होता है क्राई प्रोटीन, ठीक है, उसका नाम होता है क्राई प्रोटीन, ठीक है। तो इस क्राई प्रोटीन को वहाँ से निकाला जाता है बीटी कॉटन में, बीटी जो बैसिलस थ्यूरी जेनेसिस बैक्टीरिया होता है, और इंसर्ट किया जाता है बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल में, ठीक है। तो फिर ये क्या करता है, ये उसमें पेस्ट नहीं लगता, तो ये बेनिफिट है इसका। तो इसको अगर इसका यूज़ बढ़ाना है कि अगर इसको यूज़ कर पाएँ कि नहीं कर सकते, तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है। इवैल्यूएशन डिसीजन ऑन द रिलीज ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेंट GM क्रॉप, ये इसका काम ही है, ठीक है। तो ये है हमारा GEAC, ठीक है। 1986 में जो हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसके अंडर जो है ये बना था GEAC। रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म सेल्स 1989 जो एक्ट है उसके अंडर ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट इज़ बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स मीन्स मतलब ऐसी चीज़ यूज़ करना, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना जो फर्टिलाइज़र की तरह एक्ट करें। फर्टिलाइज़र आपको पता है कि समथिंग विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, ठीक है, क्रॉप की प्रोडक्शन को जो चीज़ बढ़ा दे उसको फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो बायो फर्टिलाइज़र का मीनिंग कोई ऐसी लिविंग चीज़ जो प्रोडक्शन को बढ़ा दे, वो फर्टिलाइज़र एक्ट करे। तो बायो फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंसेस कंटेनिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच व्हेन अप्लाइड टू सीड्स, प्लांट सरफेस या सॉयल प्रमोट ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जब हम उसको लगाएंगे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ कर रहे थे पॉल्यूटेंट को बाहर निकालने के लिए कंटेमिनेटेड सॉयल वगैरह से, हम यहाँ पर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लगाएंगे। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, जो प्लांट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, जैसे नाइट्रोजन चाहिए उसको, फॉस्फोरस चाहिए उसको, ठीक है, उसको आयरन चाहिए, ठीक है, जो भी चाहिए उसको, तो वो क्या करेगा, वो उस प्लांट को ला कर दे देगा, ठीक है, कहीं से भी ला के दे वो, तो वो उसका है काम, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स टू द होस्ट प्लांट, ठीक है। तो दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, एक तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और प्ले ए वाइटल रोल इन सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर। आपको पता है कि फर्टिलाइज़र लगाने से जब हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र लगाते हैं NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम जो है लगाते हैं, तो उसको यूज़ करने से क्या होता है, उसको यूज़ करने से वो जो होता है, वो जो फर्टिलाइज़र होता है हम उसको ओवर यूज़ कर देते हैं। ओवर यूज़ करने से वो क्या हो जाता है, वो रन ऑफ के साथ, यानी वो पानी के साथ बह जाता है, और बह कर वो कहाँ जाता है, वो रिवर्स में जाता है, रिवर्स से वो जाता है कहाँ पर, लेक्स वगैरह में और ओशन में। तो ओशन में जाकर वो जो हमारे एल्गाज होते हैं, एल्गाज को फर्टिलाइज़र मिल जाता है, ठीक है, फर्टिलाइज़र को, एल्गा को न्यूट्रिएंट्स मिल गए, तो वो एल्गा का क्या करती है, वो एल्गल ब्लूम हो जाता है, यानी एल्गा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एल्गल ब्लूम होने की वजह से जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे वाटर बॉडीज़ में, उनके लिए एक तो ऑक्सीजन कम होने लगती है, ठीक है, और उनके लिए एक डेड जोन बनने लगता है, ठीक है। जब वो डेड होने लगती है, जब वो एल्गा की डेथ हो जाती है, ठीक है, एल्गा मर जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, फिर वो डिग्रेड जब होने लगती है तो वो ऑक्सीजन ले लेती है वहाँ से, तो फिर डेड जोन बनाती है और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो अब जब हम ये बायो फर्टिलाइज़र जब यूज़ करेंगे तो उससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ये जो एल्गल ब्लूम वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है।
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इससे। अब टाइप्स क्या हैं बायो फर्टिलाइज़र की, जैसे सबसे पहला नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र। आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। राइजोबियम जो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, उसको हम बढ़ा देंगे। जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दैट फॉर्म नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। राइजोबियम एक बायो फर्टिलाइज़र है, ठीक है। जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जैसे पल्सेस वगैरह, दालें वगैरह, तो उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो उसको नाइट्रोजन कौन प्रोवाइड करता है? यही राइजोबियम जो बैक्टीरिया ये होता है, ठीक है, यही प्रोवाइड करता है इसको, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन निकाल कर और उसको दे देता है प्लांट को। तो ये हो गया राइजोबियम, ठीक है। ये एक बायो फर्टिलाइज़र है। फिर है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर भी एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, फाउंड इन द सॉयल दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट को। फिर एजोस्पाइरिलम, ये भी एसोसिएटिव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है दैट लिव्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ सीरियल्स एंड ग्रासेस, ठीक है। तो ये भी इनको सिम्बायोटिक रिलेशन है, ये भी हमारा नाइट्रोजन वगैरह प्रोवाइड करता है। साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं, ये फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो आपने सुना होगा जो हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी जो हमारा लैंड पर और एक्वेटिक इकोसिस्टम जो हमारा ओशंस वगैरह में होता है, तो उसमें साइनोबैक्टीरिया जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गा, वो क्या करता है? वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन देता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन निकाल कर इन प्लांट्स वगैरह को दे देता है, ठीक है। तो ये है हमारा बायो फर्टिलाइज़र। आपको पता होना चाहिए कि बायो फर्टिलाइज़र होते क्या हैं, ठीक है। आपको जनरली अगर पूछा जाए बायो फर्टिलाइज़र, आपको पता होना चाहिए बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है, ठीक है। फिर है हमारे पास RT-PCR, मैंने बताया था, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसको क्वांटिटेटिव PCR भी कहते हैं, पॉलीमरेज चेन। यानी क्वांटिटेटिव इसलिए कहा बिकॉज वो एक क्वांटिटी बढ़ाता है, ये नई कॉपीज़ बना के देता है और नई कॉपीज़ बना के देता है, ठीक है। इज़ ए लेबॉरेटरी टेक्निक यूज टू एम्पलीफाई एंड साइमल्टेनियसली क्वान्टिफाई अ टारगेटेड DNA मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये नई कॉपीज़ बना के देगा DNA मॉलिक्यूल की। इट इनेबल्स बोथ द डिटेक्शन एंड क्वान्टिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल इन ए सैम्पल, ठीक है। दिस मेथड इज़ वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग मॉलिकुलर बायोलॉजी, मेडिकल डायग्नोस्टिक और बायोटेक्नोलॉजी। मेडिकल डायग्नोस्टिक जैसे हमारा कोविड-19 के लिए टेस्ट होता था, वो मेडिकल डायग्नोस्टिक किसके थ्रू करते थे? हम RT-PCR के थ्रू करते थे। बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत सारा काम है, जीन एडिटिंग वगैरह में, ठीक है। तो ये है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए। फिर हमारा एक था बायो फोर्टिफिकेशन, ठीक है। बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है? बायो फोर्टिफिकेशन मैंने पहले भी बताया था, गोल्डन राइस, ठीक है, वो बायो फोर्टिफिकेशन होता है। तो बायो फोर्टिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है इंक्रीज़ करना न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड क्रॉप्स की, ठीक है। न्यूट्रिशनल वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि आजकल हम क्या करते हैं, इन दिनों हम जो भी फूड, आपको पता है कि ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन हमारी जो क्रॉप्स की नीड वो फुलफिल नहीं हो रही थी, तो फिर ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या किया? ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने ओवर फर्टिलाइज़र लगाए, पेस्टिसाइड लगाए और हाई यील्डिंग वेराइटीज़ क्रॉप्स की लगाई। तो उन्होंने यील्ड तो बढ़ाई, ठीक है, क्रॉप्स की यील्ड तो बढ़ गई, पर उनके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर वाइटामिन वगैरह मिनरल्स नहीं है उसके अंदर। तो अब उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है? उसकी वजह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन होती है। तो बच्चे फिर स्टंटेड वगैरह, बच्चे ठीक है स्टंटेड, और फिर वो मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं। तो उस चीज़ को कम करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट लाया जिसका नाम था बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं? हम न्यूट्रिशनल वैल्यू उस क्रॉप की बढ़ा देते हैं थ्रू बायोलॉजिकल मीन्स। जैसे हम प्लांट ब्रीडिंग कराएंगे, ठीक है, एक प्लांट जो अच्छी उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होती है, ठीक है, और एक प्लांट जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है, उनकी ब्रीडिंग कराएंगे आपस में, ठीक है। या हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, जीन्स चेंज करेंगे उनके अंदर, ठीक है। ऐसे जीन्स डालेंगे जो सॉइल से अच्छे से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उनको एब्जॉर्ब कर पाए। या हम क्या करेंगे? एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस करेंगे, ठीक है। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हो गया कि उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डालेंगे हम, तो वो हो गया एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह उस सॉइल में कम है उनको हम वहाँ पर क्रॉप को दे देंगे, ठीक है। तो एम क्या है? एम इज़ टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है, इससे ताकि लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो पाए, उनको डिजीज़ कम हो पाए। तो ये है हमारा बायो फोर्टिफिकेशन। बाय प्रोवाइडिंग मोर न्यूट्रिशियस फूड पर्टिकुलरली इन रीजन्स वेयर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आर प्रेवलेंट, जहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, आपको पता ही है, आयरन की डेफिशिएंसी, वाइटामिन की डेफिशिएंसी, ठीक है, जिंक की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगी। तो इन चीज़ को ट्रीट करने के लिए हम बायो फोर्टिफिकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है।
मेथड क्या होता है बायोफोर्टिफिकेशन का मैंने बता दिया, कन्वेंशनल ब्रीडिंग, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं प्लांट्स की नेचुरली हाई न्यूट्रिएंट लेवल्स के साथ। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको पता है हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक जीन डाल दें क्रॉप के अंदर टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिएंट लेवल। तो दिस मेथड कैन ऐड न्यूट्रिएंट्स दैट आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन सिग्निफिकेंट अमाउंट। आपको पता है विटामिन ए डाला था हमने, ठीक है, गोल्डन राइस के अंदर। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हम उसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे फर्टिलाइजर रिच इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट कंटेंट्स ऑफ द क्रॉप, ठीक है। तो ये है आपके कुछ एडिशनल चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी की। आई होप मैंने थॉरली आपके साथ जो चीज़ आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, मैंने ट्राई किया है कि हर चीज़ आपको आप तक डिलीवर हो जाए, ठीक है, मैं हर चीज़ आप तक पहुंचा पाऊँ, सो दैट आप इजीली अपना, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से आए तो आप इजीली उसको कर पाएँ, ठीक है। तो अगर कुछ चीज़ रह गई हो, ठीक है, किसी रीज़न की वजह से छूट गई हो, तो आप थोड़ा सा देख लेना। अगर मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी मॉक टेस्ट में, ठीक है, मॉक टेस्ट में अगर कोई चीज़ कुछ मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मैं डालूंगा, ठीक है, मैंने एक्चुअली वही क्वेश्चन सब डाले हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, करंट अफेयर से, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट से, स्टैटिक पार्ट से जो भी इम्पॉर्टेंट है वो सब मैंने आपका कवर किया है। तो अगर बाई चांस कुछ नई चीज़ ऐड होती है, ठीक है, कोई चीज़ छूट जाती है और कोई चीज़ नई ऐड होती है, तो उसके भी हम क्वेश्चंस आपके लिए ले आएंगे, एमसीक्यूज़, तो आप उसमें देख लेना, ठीक है। तो आई होप आपको बायोटेक्नोलॉजी समझ आया। थोड़ा सा है ये डिफ़िकल्ट टॉपिक है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड या बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। इसके लिए सॉल्यूशन एक ही है कि आप 2-3 बार रिवीजन इंपॉर्टेंट है, आप बार बार रिवाइज़ करो, ठीक है, बार बार इस लेक्चर को देखो और नोट्स बनाओ और रिवीजन करो, आपको समझ आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। आई होप आपको चीज़